Yango Auto Lights. Simply believe in quality. मेक इन इंडिया। येंगो बाइक भारत के 30 वर्षों से सर्वाधिक बाइक इंडिकेटर के निर्माता हैं। येंगो लाइट्स इंडिकेटर की असेंबलिंग में लगने वाले सभी पार्ट्स का निर्माण किया जाता है। येंगो यूनिवर्सल ब्लिंकर डिजाइन करने वाली भारत की पहली कंपनी है। आपका येंगो ब्लिंकर दूसरे ब्रांड से कैसे सर्वश्रेष्ठ है, आइए आपको बताते हैं। लेंस। येंगो लेंस के निर्माण में बिना किसी मिलावट के ब्रांडेड एक्रिलिक मटेरियल का प्रयोग होता है। लेंस में किसी भी प्रकार की लहर नहीं होती और अन्य लेंस के मुकाबले कोई भी स्पष्ट रूप से लेंस के माध्यम से पढ़ सकता है। येंगो लेंस का वजन और डिजाइन OEM लेंस के बराबर होता है, क्योंकि जितना अधिक वजन उतना ही मजबूत लेंस। रबर स्टे। येंगो द्वारा निर्मित स्टे का लचीलापन OEM मानकों के अनुसार होता है। स्टे में प्रयोग की गई केमिकल OEM मानकों के अनुसार होती है, जो कि रबर स्टे को दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर बनाता है। स्टे बोल्ट। हम बनाते हैं बोल्ट OEM स्टैंडर्ड के अनुसार बिना जुगाड़ और जोड़ के। हमारे इंडिकेटर स्टे पर असेंबल्ड ब्लिंकर्स बाकी कंपनियों के मुकाबले कई गुना अधिक मजबूत होता है। बल्ब्स। इंडिकेटर में ARAI अप्रूव बल्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी 3 लाख बार ब्लिंक करने की गारंटी है। हमारे द्वारा प्रयोग बल्ब सड़क पर वाइब्रेशंस और झटकों के बावजूद सुचारू रूप से काम करते हैं और बेहतरीन रोशनी देते हैं। वायरिंग हार्नेस। येंगो वायरिंग में लोकल कंपनी के मुकाबले अधिक कॉपर स्ट्रेंथ है तथा वायरिंग को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वह -40 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी संचालित रहे। वायरिंग टर्मिनल्स। OEM स्टैंडर्ड के अनुसार वायरिंग टर्मिनल्स का असेंबल करने से पहले लोडिंग टेस्ट किया जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता और मजबूती बनी रहे। डुप्लीकेट से रहें सावधान। ओरिजिनल प्रोडक्ट पर एम्बोस किया गया येंगो ब्रांड का नाम जरूर पढ़ें। येंगो ऑटो लाइट। सिंपली बिलीव इन क्वालिटी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम LG नांदेड़कर है और मैं लेट्स ग्रो वेंचर्स का फाउंडर हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इंडिकेटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज की डेट में काफ़ी जनरलाइज प्रोडक्ट रेंज में शायद हो सकता है, लेकिन फिर भी इस इंडिकेटर के प्रोडक्ट की रेंज के अंदर जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक अपना ब्रांड बनाया और एक अपना मुकाम बनाया, ऐसे इंडिकेटर्स के मैन्युफैक्चरर जो है, जो CEO है और को फाउंडर्स है, उनके साथ हम बात करने वाले हैं। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि दोनों ये ब्रदर मिस्टर दिनेश और मिस्टर नीरज आज हमारे साथ है। तो मैं सीधा उनकी तरफ रुख करता हूँ और हम उनसे आज दिलचस्प बातें करेंगे। नमस्कार दिनेश जी और नीरज जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। धन्यवाद 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 जी। दिनेश जी और नीरज जी, हाँ जी। शुरुआत करते हैं कि आपने इंडिकेटर क्यों चुना? वैसे तो प्रोडक्ट रेंज काफी लंबी चौड़ी है हमारे इंडस्ट्री में, तो इंडिकेटर ही क्यों? ऐसे हम शुरू से लाइटिंग पार्ट के अंदर थे। ओके। तो उसके बाद जो मेजर चेंजेस आने चालू हुए, जब स्कूटी जब स्टेपनी का जाना चालू हुआ, तो पहले बैकलाइट्स वगैरह की बहुत डिमांड हुआ करती थी। और उसके बाद एक टाइम ऐसा था कि लोगों का एक इंडिकेटर टूटता था तो दूसरा वो अपना तोड़ के अपनी डिक्की में डाल देते थे। उसको वेस्टेज ऑफ मनी माना जाता था और लोग हाथ दे के ऐसे मुड़ा करते थे। फिर टाइम चेंज होने लगा कि जब 4 इंडिकेटर लगने लगे तो वो एक बॉडी का मेन पार्ट हो गया। जिस समय हम लोग मार्केटिंग में जाते थे तो पता लगने लगा, तो अब ये होने लगा कि अगर उसका एक इंडिकेटर टूटे तो लोग कहते हैं यार ऐसा लगता है जैसे मेरी आंख फूट गई है। तो उसके बाद फिर लोग ऑन द वेरी नेक्स्ट डे वो इंडिकेटर लगवाने चले जाते थे। फिर 2010-11 में ऑटो एक्सपो में गए तो हमारे पास R&D एक अंदर आने का मन था कि अपने व्यापार को ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग तरफ जाया जाए। तो किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग की जाए, तो देखा कि हर मॉडल के अंदर नए नए इंडिकेटर्स लगे हुए हैं और कंपनी जब भी देती है वो 2 4 5 साल का विजन देती है, चाहे वो बजाज है, चाहे TVS है, चाहे हीरो है। तो मैंने सब एग्जीबिशन में, पूरा एग्जीबिशन में यही देखा
कि हर आदमी ने इंडिकेटर्स तो लगाए हुए हैं, और मार्केट में भी ये रिपोर्ट आ रही थी कि अगर एक इंडिकेटर टूट जाए तो ऑन द वेरी नेक्स्ट कस्टमर पहुंच जाता है कि सर मेरे को इंडिकेटर दे दो, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं, बाइक अच्छी नहीं लग रही। तो फिर ये सब चीजें सोचते हमने कहा चलो फास्ट मूविंग आइटम है, कम इन्वेस्टमेंट की आइटम है, तो इसके ऊपर हम जाके जाते, क्योंकि पैसों का शुरू से ही हमारे पास थोड़ा सा क्रंच रहा, तो उस वजह से हमने कहा चलो हम इंडिकेटर से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे फिर इंडिकेटर का ही, और इसकी हिस्ट्री हमारे पास एक अनुभव था हमारे पास उसके लिए, तो हमने फिर इंडिकेटर स्टार्ट किया। तो ये शुरुआत कब हुई? लाइटिंग पार्ट्स में तो हम 1990 से ही थे। हम अपने पहले लोकल ब्रांड बेचते थे, ट्रेडिंग करते थे, और सिग्मा के नाम से हमारा पहले ब्रांड आता था। तो हम शुरू से उसी में ही लगे हुए थे अभी कि भी पहले है? बैकलाइट, हाँ वो अब भी चलता है। लेकिन आज उस पर थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं कि लोग उसको थोड़ा सा इतना फ्लेक्सिबिलिटी से लेते नहीं हैं, थोड़ा सा चैलेंज है उसको लेने के लिए लोगों के लिए। तो उसके बाद जब हम उसको उसको बेच रहे थे तो उस समय क्वालिटी ठीक बेचा करते थे, लेकिन हो गया कि उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रेशर आ गया लोगों को कि भैया अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए। उससे ये नहीं था कि मुझे जेन्युइन ही चाहिए या सर्विस स्टेशन पे ही लगा के बेचना है। उसको ये लगता मुझे अच्छा ही प्रोडक्ट चाहिए, चाहे उसको नट लगाना था, चाहे बोर्ड लगाना है, या कुछ भी आइटम चाहिए। तो हमें ये फील हुआ कि लोग अच्छे की तरफ ज्यादा, कस्टमर जो है ना, वैल्यू फॉर मनी ही जा रहे हैं। इसलिए इसलिए फिर हमने इंडिकेटर स्टार्ट कर दिया। वहां से हमने सोचा कि इसको लोकल से अच्छे इंडिकेटर की तरफ हमें मोल्ड होना चाहिए। तो 1990 में ये ट्रेडिंग यूनिट था या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था? हमारा पहले ट्रेडिंग यूनिट था। हम 10 साल पहले ट्रेडिंग करते रहे। अच्छा। 2000 तक हमने ट्रेडिंग किया, 2001 2002 तक। फिर हमें ऐसा महसूस हुआ कि भैया हमें जो है ना एक अच्छे इंडिकेटर, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए हमारे को, जो कि लोग पसंद करें जिस वैल्यू को। तो हम लोकल इंडिकेटर बेचते थे, वो तकरीबन 50 रुपए सेट के अंदर हम होलसेल करते थे। और जो ओरिजिनल इंडिकेटर आता था वो आता था 280 रुपये सेट, 220 रुपए का सेट। तो बहुत बड़ा गैप था 50 रुपए के अंदर और 220 रुपए के अंदर। तो इतने बड़े डेल्टे के अंदर कोई भी प्रोडक्ट था ही नहीं। या तो कस्टमर को एकदम लोकल इंडिकेटर लेना पड़ता था, या इसको एकदम ओरिजिनल पे जाना पड़ता था। ओरिजिनल में सिर्फ 2 या 3 ही ब्रांड थे, आपको पता ही है। पीले डब्बे में था, नीले डब्बे में था, हरे डब्बे में था, और कोई डब्बा था ही नहीं। और वो भी सिर्फ उनकी अपनी टर्म्स थी, कंडीशंस थी कि लेफ्ट राइट नहीं देना, इस तरह से करना था। तो इसलिए फिर हमने उसको इस तरह से स्टार्ट किया इसके अंदर। ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने के बाद पहला हिट या पहला जिसको बोलते हैं कि लंबी या बड़ी छलांग आपने कब लगाई? मैन्युफैक्चरिंग जब हमने स्टार्ट करनी थी ना, तो एक्चुअली क्या हुआ, जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए हमने शुरू किया तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम पूरी रेंज लेके आ जाएं कस्टमर के आगे। तो उस वक्त फिर क्या हुआ कि जनरली हम लोग रिटेल काउंटर में जानते थे, तो वहां पर एक थोड़ा लेबर इशू होता था कि आज एक लड़का काउंटर पे बैठा है, तो 4 महीने बाद फिर वो दूसरा लड़का चेंज हो जाता था। ऑब्वियसली आता है कि अपना नया लड़का आ गया, उसको कुछ पता नहीं होता था। तो इंडिकेटर टूटा था, वो कहता था लेफ्ट साइड का टूटा है, तो वो टेबल पे राइट हैंड का ले आता था। मैकेनिक 1.5 किलोमीटर दूर से आया, वो लेके चला गया, वो देखने में इतना पता नहीं लगता था। वो फिट करने बैठा, फिर हो तू तो भैया राइट हैंड का ले आया, फिर वो वापस आता था, फिर वो कहता था भैया। तो इन्वेंटरी भी बढ़ती रहती थी, मॉडल भी रोज रोज नए आते रहते। फिर हमने एक इनके दिमाग में बात है कि हम यूनिवर्सल निकालें कि जो आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह एक जैसे ही लग जाए। तो फिर हमने यूनिवर्सल निकाला। तो जैसे ही यूनिवर्सल निकाला, लोगों ने अच्छी अच्छी कंपनी का माल रखना छोड़ दिया कि भैया नहीं, हमें तो यूनिवर्सल चाहिए, क्वालिटी तो अच्छी थी ही थी कि भैया कि ये नहीं हो कि हम लेफ्ट दें तो ग्राहक राइट वाला मांगे, राइट दें तो ग्राहक को चाहिए लेफ्ट वाला चाहिए, आगे का दे तो नहीं पीछे वाला चाहिए, पीछे वाला कहें तो आगे वाला चाहिए। तो ये उनको रिटेलर्स को 4-4 इंडिकेटर हर मॉडल के रखने पड़ते थे। अब उसने एक ही इंडिकेटर रख लिया, तो और हम ही लोगों ने एक थोड़ा और इंजीनियरिंग करके उसको हमने यूनिवर्सल बना दिए थे। तो वहां सबसे बड़ा हमारा जो है टर्निंग पॉइंट आया कि लोग फटाफट मतलब डाइवर्ट हो गए। और उसके अंदर हमने कॉस्मेटिक चेंज नहीं किया, कि देखने में तो सेम लगता था। उसमें आप दूसरे में अगर 3 लगाया और चौथा लगा दिया आपको, तो आपको देखने में उसकी विजिबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता था। हल्का सा फिटमेंट में कोई फर्क आता था जो कि आम आदमी पकड़ नहीं पाता था। तो हमने उसको इस तरह से मॉडिफाई किया कि वो उसको बिल्कुल चौथे के साथ उसके साथ मिलके जाए, ऐसा ना लगे कि अलग पीस लगा दिया उन्होंने, हम लोगों ने। मतलब दोनों चीजों का बैलेंस किया गया कि जो उसकी मेन हमें ब्रेक थ्रू वहीं से मिला। अच्छा। दिनेश जी, आपने ये जो पॉइंट रेज किया है, मैंने आपके यहाँ से काफी बार सुना है कि कॉस्मेटिक और एक आप कोई सिग्निफिकेंट क्वालिटी में ये दो आप हाँ जी। थोड़ा सा आप इलेबोरेट करेंगे उसको? कॉस्मेटिकली ऐसा होता है जी कि आप
जिसको मैं कहते हैं देखने के लिए। अगर आप दोनों पीस सेम रखेंगे तो चारों पीस आपको एक से ही नजर आएंगे। अच्छा। तो उसमें क्या होगा, कॉस्मेटिकली सेम रहेगा वो आपको। आप देखने जाएंगे पर्टिकुलर जो पहले लेफ्ट राइट वाला बिकता था और हमने बनाया, तो कॉस्मेटिकली आपको दूर से देखने में जिसको बोलते हैं कि शक्ल से सेम लगेगा। लेकिन सिग्निफिकेंटली हमने क्या किया कि उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि कस्टमर का कभी ग्लास भी टूटे तो दूसरा भी ग्लास कोई लेके उसको लगा ले। तो दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंटली, हमने उसको उतना ही चेंज किया जितना कि वो कॉस्मेटिकली इसके ऊपर फर्क ना पड़े, इसकी शक्ल में फर्क ना पड़े। नहीं तो ऐसे तो उस समय चाइनीज भी बहुत आते थे, तो इंडिकेटर तो कोई भी लगा सकता था। तो कॉस्मेटिकली इतना ही चेंज किया कि उसको उसकी शक्ल में फर्क ना आए उसमें। क्योंकि गाड़ी में इंडिकेटर टूटेगा एक ही, लगते चार है। हम्म। क्योंकि गाड़ी एक तरफ गिरेगी, गाड़ी इस तरफ गिरेगी, लेफ्ट साइड गिरेगी, तो लेफ्ट साइड के दोनों टूटेंगे, दोनों एक टूटेगा। जो पहला टच पॉइंट होगा वो इंडिकेटर का, जो पहला टच पॉइंट वो टूटेगा, दूसरा इंडिकेटर नहीं टूटेगा। चार में से टूटता हमेशा एक ही है। तो देखिए, जैसे प्रोडक्ट के ऊपर आपने इतना बढ़िया काम किया, मतलब उसको अगर हम ये ज़्यादा ये नहीं होगा कहने में कि यूनिवर्सल जो प्रोडक्ट आपने निकाला इंडिकेटर, उसको पहले, इसके पहले मार्केट को पता नहीं था कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हो सकता है। यूनिवर्सल राइट शब्द रियर, नहीं थी। लेफ्ट फ्रंट, इस टाइप से चलता था मार्केट में। तो ये आपका यूनिवर्सल यूएसपी हो शब्द गया। नहीं किया मार्केट के ऊपर। जी, हम्म, ये प्लीज प्रोडक्ट का यूएसपी बोलिए। कहेंगे आपके। हाँ जी, बिल्कुल यही यूएसपी था कि आज की डेट के अंदर, क्योंकि होता क्या था कि उसकी इन्वेंट्री बढ़ती थी, कि वायर कंपनी जो देती थी, अगर आपको पहले जो पुराने मॉडल आते थे ना, उसमें लेफ्ट राइट भी अलग होता था, फ्रंट रियर भी अलग रियर होता भी था। अलग होता, राइट। उसमें ठीक है, तो उसमें क्या होता था, एक की इन्वेंट्री 4 गुना हो जाती थी। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं या स्टोर में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टर भी अलग हो जाता है, वायर भी अलग होगी, स्टे भी अलग हो गई, उसके बाद ग्लास भी अलग हो गया, बेस भी अलग हो गया। तो उसका जो रेशियो पड़ता था 1:4 पड़ जाता था। जहाँ पर इन्वेंट्री के अंदर हमें 16 आइटम रखनी पड़ती हैं, अच्छा। उसकी कंपेरेटिवली आपको 4 आइटम रखनी पड़ती है इन्वेंट्री के अंदर। तो वो बहुत बड़ा यूएसपी हो गया हमारे। और उसका असर आज ये है कि आज जितनी भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं वो उसी को ही फॉलो अप करके कि आपको भैया, फॉलो कर रही है। हाँ नहीं, हमें हम ये नहीं कह सकते फॉलो अप कर सकते हैं कि वो लेकिन अब हर आदमी इस पैटर्न पे आ रहा है पैटर्न कि यूनिवर्सल चाहिए, यूनिवर्सल। क्योंकि इन्वेंट्री से हर आदमी परेशान है। ये हमारी लाइन के अंदर जो भी चैलेंज तो सबसे बड़ा हमारे में है कि ना, इन्वेंट्री का चैलेंज है सबसे बड़ा। राइट। अभी ये तो हो गया प्रोडक्ट के बारे में, आपने बहुत खूबी से बताया कि प्रोडक्ट का किस तरह से आपने मॉडल किया, किस तरह से चेंजेस किए, मार्केट को आपने परखा और उस हिसाब से चेंजेस किए। लेकिन जब बात ब्रांडिंग की आती है, तो स्पेशली कुछ आपका थॉट प्रोसेस उसके पीछे था, क्योंकि यांगो ये आज ऑल ओवर इंडिया इंडिकेटर्स में टॉप पोस्ट ब्रांड समझा जाता है। तो इसके पीछे की मेहनत और इसके पीछे की थॉट प्रोसेस में आपसे जानना चाहूंगा, ये ब्रांड बना कैसे। बना कैसे कि जनरली यही सोचा गया कि कस्टमर को सबसे अच्छी चीज दी जाए। जी। मतलब थॉट प्रोसेस एक ही था कि क्वालिटी दी जाए। जी। तो उसके अंदर मान लो हमने जो पहले टॉप के 4 ब्रांड थे उसमें देखते थे, तो किसी में कुछ कमी निकल आती थी, किसी में कुछ कमी निकल आती थी। तो जब हमने इंडिकेटर डेवलप किया तो हमने कहा यार ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं है कि जब हम काउंटर पे जाएंगे कि सामने वाला कौन सा पीस सामने ले आएगा। मान लो एक कंपनी का इंडिकेटर अच्छा है तो उसकी स्टे अच्छी नहीं थी, और बी कंपनी की स्टे तो अच्छी थी लेकिन उसका वायर अच्छी नहीं थी, और राइट। सी कंपनी का वायर और वो अच्छी थी लेकिन उसकी थोड़ी सी फिटिंग में दिक्कत आती थी। तो ऐसा देखा, तो हमने कहा अब हमें मालूम नहीं कि हम जिस काउंटर वो ए वाला ले आए, बी वाला ले आए या सी वाला ले आए, तो हमें इन सब में से किसी की जो भी कमी है हमें वो दूर करनी है। और हमें कस्टमर ने, जो हमारे कुछ दोस्त रिटेलर थे, वो कहते हैं नीरज भाई जब आप पीस दिखाएंगे ना आपको मैकेनिक को, वो उसमें खूबी देखेगा जो नाम पहले से चल रहे हैं और आपकी कमी देखेगा अच्छा। कि मैं ये क्यों क्यों लूं और ये मैं क्यों ना लूं, जो हम्म। ब्रांड पहले से एस्टेब्लिश है। तो वो उसके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा, मान लो आप कोई भी चीज आप लेने जाते हैं, जो ब्रांड आपके दिमाग में है, तो सामने वाला आपको कहता है कि उसके बदले में आप ये ले लो, तो आपके दिमाग में 2 थॉट चलेंगी कि मैं इसको क्यों ना लूं और इसको क्यों लूं। हाँ जी। राइट। राइट। तो वो जो गैप था वो हमें ढूंढता है। फिर पैकिंग की बात थी। फिर एक हमारे पास गुजरात के अंदर 2 लेडीज का बहुत अच्छा, एक पापड़ कंपनी और एक जसुबेन पिज्जा का एग्जांपल था कि उन्होंने अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी को कंपटीशन दिया है अपने पैकिंग ब्रांडिंग की वजह से। आज लिज्जत पापड़ पूरी दुनिया में मशहूर है, जसुबेन का पिज्जा साहब पूरी दुनिया में मशहूर है। तो क्यों ना हम, जब वो कर सकते हैं, वो लेडीज कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये चीजें को कुछ उदाहरण दिमाग में थे, तो उसको लेके हम लोग आपने ये ब्रांडिंग हमने स्टार्ट की। एक सवाल मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि आपने आपकी मैनेजमेंट स्टडीज किस
यूनिवर्सिटी से की है? सब आप जैसे भाइयों से सीख के ये बात की मैं है। जब स्कूलिंग से निकले तो इतने पैसे नहीं थे कि कॉलेज में जा सकें या पढ़ाई कर सकें जी। कि मैं करे। तो मैंने ना जब हमारे इनिशियल स्टेज के ऊपर एक शब्द यूज नया नया आया था, एमबीए। MBA ठीक है जी, आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ कि एमबीए 20 शब्द साल नया पहले। क्रेज नया था बहुत। नया निकला था कि एमबीए होता है जी, ये हम्म, किसने एमबीए की हुई है। तो मैं जयपुर जाता था तो वहां पर एक बहुत बड़ी कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव आया करते थे, तो वो एमबीए पास था। तो तो हमारा 5 घंटे का सफर होता था। तो मैंने कहा एक बात बता यार, ये एमबीए में क्या पढ़ाते हैं मुझे समझना है, मैंने कभी एमबीए किताब देखी नहीं है। हम्म, हाँ, तो एमबीए में होता क्या है? तो मेरे को देखना, मेरे को बड़ी उत्सुकता है, बड़ी क्यूरियोसिटी है कि एमबीए के अंदर होता क्या है, कि मेरे को भी कभी मैंने किताब तो देखी नहीं एमबीए की, ना मैंने कभी स्कूल देखा एमबीए का, ना मैंने कभी कॉलेज गया एमबीए के। तो कह रहा है ऐसा है कि आप सुबह से हम जयपुर में थे तो हर काउंटर पे वो भी मिल जाता था, मैं भी मिल जाता था। कह रहा है ऐसा है, जो काम आप करते हो वो आपने अपने अनुभव से किया, हमने किताबों से पढ़ के किया, यही एमबीए। तो मास्टरी है आपके पास, आपने अनुभव से मास्टरी की है, मैंने किताबों से पढ़ के मास्टरी की है। तो यही हमारी एमबीए, तो यही हमारा जो अनुभव है, आप लोगों से मिले, आपके पास बैठते थे, वो जो एक कटिंग चाय है ना, वो हमारा हाँ। टॉनिक है हमारे लिए। वो जो कटिंग चाय जो हमें मिलती थी और वहां बैठ के जो हम 10 मिनट बात कर रहे थे अपने कस्टमर के साथ, तो वही वही हमें सिखाता था सारा। नहीं देखिए, ये मैंने इसलिए उत्सुकता से पूछा क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, ये एक एंटरप्रेन्योर जैसा है। मतलब जैसे दिनेश भाई ने बताया कि एक 50 रुपए का सेट वाला इंडिकेटर या 50 रुपए पीस वाला जो भी उस समय रेट होगा, और एक 150 वाला या 200 वाला या 240 वाला, इसके बीच में कोई नहीं था। ये जो स्पेस हमने आपने ढूंढा आपके प्रोडक्ट के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है इससे भी ज्यादा वो ये स्टडी करते कॉम्पिटिटर क्या नहीं कर रहा है। उसमें और ना एक वो बहुत आपकी सोच क्लियर दिख रही है। उसमें एक बहुत बड़ा आपको मैं रियलिटी फैक्ट बताता हूँ अपने लिए। जी जिस समय मेरे को बनाना था ना इंडिकेटर, पहले स्टार्टअप करना था, बिल्कुल स्टार्ट करना था, जी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, जनरली बोल रहा हूँ, कि मैं उसको रिस्क ले लूँ। तो मैं ना लोगों से पूछने गया, हम्म, और हमने 20 आदमी से पूछा। हमने अच्छा, कहा ऐसे क्या हम एक इंडिकेटर बनाना चाहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप हमसे लोगे क्या? और 20 आदमी से लिया। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आप हैरान हो जाओगे इस बात को सुन के, कि 20 में से ना 18 आदमी ने हमें मना कर दिया। ओहो, उन्होंने कहा क्या बात करते हो भाई साहब, ये नाम से बिकता है, ये क्वालिटी वाइज बिकता है, वो कस्टमर आके मांगता है। तो 20 में से जब 18 आदमी ने मना कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा दिया हमें नजर आया। हमने कहा यार 20 में से टायर ए सिटी में तो मतलब लोगों ने, मैं खुद सच्चाई बोलूं तो उन्होंने खड़े भी नहीं होने दिया अच्छा, कि यार क्या बात करते हो, ऐसे कोई बिकता है क्या? कंपनी जब बिक रही है, कस्टमर आके नाम से बेच रहा है, वो 100 का ऑर्डर देते हैं, 80 अगला माल देता है, और तो भी माल नहीं बचता हम लोगों के पास। तो मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, हम 20 में से एक आदमी ले रहा है ना, तो हम एक को ही बेचेंगे, हमारे लिए एक ही बहुत है, कोई बात नहीं, हम एक के लिए बनाएंगे। तब हमने एक अपने रिटेलर से मैंने एक सवाल पूछा। मैं कहता यार काउंटर पे जो भी आता है ना, वो नाम लिख के बोलता है कि मेरे को ये वाला इंडिकेटर दे दो, जी तो मैं कैसे बेचूं? तो मैं कहा यार तुम सुबह से यहाँ चाहते हैं, अगर मेरा सामान रखेगा तो 10 में से 2 ग्राहक ले लेंगे। बोला हाँ नीरज भाई 10 में से 2 तो ले लेंगे। मैं कहा भाई वो तो 20% हो गया मार्केट शेयर का, तो 20% तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर हमें 2% भी मार्केट शेयर मिल गया तो हम तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये सोच लेगी हमने 2% मार्केट शेयर लेना है, कैसे भी लेना है। तो मैं कहा जितनी भी कंपनी है वो कोई 2000 करोड़ है, कोई 5000 करोड़ है, कोई 1500 करोड़ है, तो हमें तो 2% भी मार्केट शेयर मिलेगा तो हमारे लिए तो बहुत है, क्योंकि हमारे लिए तो ब्रेड एंड बटर का ही सवाल था। हमें तो अपना ब्रेड एंड बटर रन करना था, कोई लंबी लंबी गाड़ियों में तो घूमने का वैसा था नहीं। कभी सपना ही नहीं था ऐसा। अच्छा। अच्छा, एक एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। काफ़ी लोग इस बिज़नेस में नए आते हैं, या काफ़ी लोग जो पुराने उनको भी कभी ये सोचने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर एक इंडिकेटर, अच्छा इंडिकेटर हम कैसे पहचान सकते हैं? या उसमें क्या क्वालिटीज़ या गुण होने चाहिए? उसके अंदर देखिए मैं बताऊं आपको, उसके अंदर ना बेसिकली 5 चीजें तो होनी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि वायर ऊपर देखने से एक सी लगती है, उसके अंदर कम से कम 16 कंस्टेंट्स होने चाहिए, अच्छा, जिसको बोलते हैं 16 पतली वायर, स्ट्रैंड्स बोलते हैं जिसको हम लोग। तो 16 दो की जो एक्चुअल वायर है वो होनी चाहिए। रबर की क्वालिटी होनी चाहिए। जब रबर की क्वालिटी आप हाथ से तो चेक नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर एक लोड सिस्टम होता है, बर्निंग लॉस होता है, मैकेनिज्म है उसका पूरा प्रॉपर, तो उसको चेक करना पड़ता है हम लोगों को। उसके बाद जो ग्लास है,
अब ग्लास के अंदर भी क्या है कि ऊपर से देखने में तो सब एक से ही लगते हैं जी कि अगर आप देखने जाओगे, लेकिन वो क्वालिटी के अंदर की उसमें उसमें कितना उसने मिक्सिंग किया हुआ है, नहीं मिक्सिंग किया हुआ, वो फिर एक परफेक्शनिस्ट ही बता सकता है भाई कैसे है, इसमें कितने % मिक्सिंग है। जैसे सुनार ही बता देगा कि 18 कैरेट है या 14 कैरेट है या 22 कैरेट है, हमारे लिए तो सब एक से ही लगेंगे पीले रंग का। तो उस वजह से है। बल्ब है, लोग छोटा बल्ब लगाते हैं, अब बड़ा बल्ब लगाया जाता है। अब यहाँ लोगों को ये नहीं पता कि बड़ा बल्ब क्यों लगाया जाता है। अच्छा बड़ा बल्ब इसलिए लगाया जाता है कि उसके अंदर जब बल्ब जलता है तो हीट होती है, और जब हीट होती है तो फिलामेंट की लाइफ बढ़ाने के लिए अंदर आर्गन जो है गैस होती है जो गैस उसको बन गर्म नहीं होने देती फिलामेंट को। तो इसलिए बड़ा बल्ब लगाया जाता है, खाली लाइट दिखाने के लिए थोड़ी बड़ा बल्ब लगाया जाता है। लेकिन क्या है कि फिर वो इस तरह से नट बोल्ट है, उसके बाद अगर टर्मिनल लगता है तो टर्मिनल के ऊपर कितना लोड टेस्ट होता है कि इतने के बाद भी वो लोड टोस्ट वायर टूटनी नहीं चाहिए, टर्मिनल बाहर आना नहीं चाहिए। तो ऐसे कई चीजें हैं जो कि देखने प्रैक्टिकल से देखने से। कम आपको क्वालिटी पे रिलाई करके ही लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे पिस्टन रिंग है तो पिस्टन रिंग आप ऊपर से देखने से क्या बता सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा। जी जी। अच्छा दिनेश जी और नीरज जी, आज तक का आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रहा शुरुआत, या आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई इस पूरे एंटायर सफर में? मेरे को खुशी तब हुई कि हमने प्रोडक्ट नया नया लॉन्च किया था, तो मैं एक रिटेल की दुकान पे बैठा था। जी। तो चांस की बात है कि उसका एक लेफ्ट साइड का इंडिकेटर टूटा होगा। हम्म। वो चोट उस मतलब इंडिकेटर उसके दोनों जगह लगे होंगे, लेकिन एक उसको तब नजर नहीं आया। तो जब वो इंडिकेटर ले गया तो तब हमारा ब्रांड पॉपुलर नहीं था। अच्छा। तो वो मैकेनिक 2 दिन बाद फिर 3 दिन बाद फिर आया। तो उस दिन मैं वहाँ काउंटर पे था हम्म। जब 3 दिन बाद आया वो। तो उसको मेरा नाम नहीं पता था कि भाई मैं किस ब्रांड का इंडिकेटर 4 दिन पहले ले गया था। लेकिन उसने इंडिकेटर लगाया, उसको फिटिंग विटिंग हर चीज ओके लगी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो रिटेलर के पास आया, उसको याद दिलाया कि मैं आपसे 4 दिन पहले एक इंडिकेटर ले गया था, तो आप मेरे को वही वाला इंडिकेटर दे दो। अब वही वाला का क्या पहचान है? अब रिटेलर को तो पता ही है कि मैंने कल उस परसों मैं 4 दिन से क्या माल बेच रहा हूँ। तो उसने वही इंडिकेटर दिया, मेरा वाला इंडिकेटर जेंगो का निकाल के उनको दे दिया। अब वो यही कि बार बार से यही सवाल करे कि ये वही वाला है जो मैं आपसे 4 दिन पहले ले गया था, ये वही वाला है जो मैं आपसे 4 दिन पहले ले गया। तो वो जो खुशी थी मेरे को मिली, तो वो सबसे बड़ी खुशी थी कि भाई ये आदमी मेरे को मेरे नाम से नहीं, मेरे उससे नहीं, मेरी क्वालिटी से मेरे को पहचान कर रहा है। पहचान रहा है, राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसने एक ही पीस है तो डब्बा उसके पास था नहीं। तो जब रिटेलर ने उसको दूसरा है, उसने उसको आश्वस्त किया कि नहीं यार, आपका ये वही वाला पीस है जो आप 4 दिन पहले भी ले गए थे। कहते हैं फिर ठीक है। तो उसके चेहरे पे जो एक सेटिस्फेक्शन थी कि मैं वो भी वाला पीस लेके आ रहा हूँ जो मैं पहले ले गया हूँ, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। वही हमारी असली कमाई थी। हाँ जी। देखिए एंटरप्रेन्योर का यही होता है कि मोर देन मनी, वो ब्रांड किस तरीके से आगे जा रहा है और वो कितने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये हम ज्यादा फोकस करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, रादर देन मेकिंग मनी। वो तो एक ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर्स है, वन ऑफ द एलिमेंट्स है कि हम बिजनेस में पैसा कमाते हैं, लेकिन सॉल्विंग प्रॉब्लम जिसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा फोकस किया, आपके डिस्कशन में तो यही प्रतीत हो रहा है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा काम किया, इसीलिए ये आपका ब्रांड इतना बड़ा बन गया है इंडिया में कि हर जुबान पर है, हर कोई जानता है। तो अभी मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान के अंदर हम अभी मिरर्स में भी आ रहे हैं और हेडलाइट्स में भी आ रहे हैं, लेकिन ब्लिंकर्स के अंदर जहाँ तक बात है, हम ब्लिंकर्स के अंदर क्या करने जा रहे हैं कि हम एलईडी के अंदर हम आ गए हैं। अब हम एलईडी के अंदर, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट आने वाला एलईडी का ही है, बल्ब और वो चला गया है, बल्ब धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहा है, तो हमने एलईडी स्टार्ट कर दिया है। और उसके अंदर आपको भी जानकर खुशी होगी कि हमने उसमें एलईडी के अंदर भी ना ऐसे ब्लिंकर बना दिया है जो आप किसी भी गाड़ी के अंदर यूनिवर्सल लगा सकते हैं, और क्या बात। फ्लेक्सिबल बनाया हमने उसको हम्म। कि जिससे कि वो वाटर प्रूफ है, और आप किसी भी गाड़ी के अंदर, पुरानी गाड़ी में भी नया एलईडी वाला इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, और बड़े ही रीजनेबल रेट पे बना के दिया हम लोगों ने। और देखने में बहुत अच्छा लगे। आपका कहने का मतलब है कि एक ही मॉडल है और वो हर गाड़ी में बैठेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत बड़ा न्यूज़ है। हाँ, 12 वोल्ट 10 वाट के अंदर हम देंगे उसको। अच्छा। दे रहे हैं, और ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं पिछले 1-1.5 साल से। जी। उसको हमने यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में दे दिया है कि आपको पुरानी गाड़ी में भी अगर नया इंडिकेटर एलईडी वाला लगाना तो आप लगाइए उसके अंदर। तो मुझे बिल्कुल आशा है, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जिस तरीके से आप प्रोडक्ट को मॉडल करते हो और प्रॉब्लम सॉल्व करने की 100% कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत यूनिक आइडिया रहेगा। आपको क्या लगता है अगले 5 साल में टू व्हीलर इंडस्ट्री का ये जो मार्केट है स्पेयर पार्ट्स का, इसमें क्या होने वाला है? क्या बदलाव होंगे? कुछ ड्रास्टिक चेंज होगा या ऐसे ही चलेगा?
देखिए ड्रास्टिक चेंज तो बिल्कुल सामने खड़ा है, सबको दिख रहा है। सबका यही सवाल है कि ई बाइक या ई जो आने वाला कॉन्सेप्ट आने वाला, अब इसके बाद क्या होगा, जी, क्योंकि उसके बाद जो स्पेयर पार्ट मार्केट है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। वेरी उसके अंदर जो गेयर सिस्टम है, जो लीवर सिस्टम है, या जो अंदर फिल्टर पेट्रोल वगैरह, वो सब चीजें अपना चेंज हो जाएंगी। गुड। ठीक है जी। तो अभी तो सबसे, अब उसको कई लोग अपना अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हैं राइट, कि जब बदलाव होगा, अब तो किन लोगों के पास नया मार्केट आएगा, क्या परिवर्तन होगा, तो जो आदमी उस परिवर्तन के अपने आप को ढाल लेगा उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, और दूसरे के लिए ये एक setback है कि भाई अपना, कि ये जो परिवर्तन है, जो लोग मतलब चेंज होगा, अब उस चेंज को कौन कैसे लेता है ये देखने वाली बात है। अगर आप उसको एज ए अपॉर्चुनिटी मानेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन खुशी की बात है, या ये पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें भी बदलाव आएंगे। हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ईवी बिल्कुल ईवी आएंगे, हम अगर उसके लिए जाता है। तैयार हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारी यहाँ नई टीम उसको लिए तैयारी कर रही है। ओके, हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है साथ में, तो वो भी आएगी। हाँ, तो इनका भी बेटा है, मेरा भी बेटा आ रहे हैं। अच्छा, They will do वो that. इन्वॉल्व है आपके बिजनेस में। हाँ जी। ये बहुत खुशी की बात इसलिए है क्योंकि काफ़ी बिजनेसमैन जो हमारे फील्ड से है, उनका ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनका बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन जो है वो संभालती नहीं है, या वो इंटरेस्टेड नहीं है बोलिए, या वो उस बिजनेस को खुद की तरफ ट्रांसफर नहीं करती है। तो आप दोनों की हद तक ये अगर ये होता है तो आप दोनों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल जी, जी, सौभाग्य हमारा। बड़ा ग्रेस है जी। जी। दिनेश जी और नीरज जी, आखिरी गोल्डन मैसेज हमारे इंडस्ट्री के जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे सुनेंगे, उनके लिए आप क्या दोगे कि इस बिजनेस में अगर उनको आगे बढ़ना है, हम्म, फ्लरिश होना है, अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करना है, तो वो हम्म। 2 या 3 पॉइंट्स क्या उन्होंने फॉलो करने चाहिए, ये आपकी तरफ से हम सुनना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कुछ भी बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी दें। कि आप ये सोच के मत चलें कि मैंने होलसेलर को इतने का देना है, रिटेलर को इतने का देना है। आप ये सोचें कि मैं ये मेरा एक पीस टेबल पर पड़ा है और 4 ब्रांड और पड़े हैं, तो वो आपका उस चारों में से आपका प्रोडक्ट क्यों उठाएगा? कि उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर सर्विस होनी चाहिए। सर्विस का मतलब ये है कि आफ्टर सेल्स सर्विस का भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उसको, कस्टमर को, चाहे वो रिटेलर में बैठा हुआ है। उस 4 में से कौन सा पीस वो पिक करेगा, उसमें से आपको ऐसी चीज बना के देनी है कि उस 4 में से वो आपको पीस उठाए उसमें से, कि वो बाकी 3 में नहीं मिले। तो मेरा मानना ये है, हम आज भी रेट डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये बनाते हैं कि अगर 4 पीस पड़े हैं काउंटर के ऊपर किसी ना किसी के पास, तो आपका खाली अकेला तो पीस काउंटर पे मिलेगा नहीं, तो 2 पीस भी और भी होंगे। तो उस दोनों में से हमें ऐसा अच्छा प्रोडक्ट बना के देना है कि जो उन दोनों से बेटर हो, रेट वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। कि क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, चाहे पीछे से रॉ मटेरियल बढ़ जाए तब भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें, और एकदम लगे रहें। ठीक है, देर से रिजल्ट आएगा लेकिन आता जरूर है। क्वालिटी आप दें तो कभी कोई कमी नहीं आएगी आपकी, और अपनी ईमानदारी से काम करें। ये नहीं कि भैया, ईमानदारी का मतलब प्रोडक्ट में अच्छी जान लगाएं और अपनी तरफ से पूरा का पूरा 100% की जगह 200% देने की कोशिश करें। दिस इज द ओनली वे टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। नीरज जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे। बस तो मैं यही कहूंगा कि एक तो जो हमारा लोगो है उसी में बिलीव करें, कि सिंपल बिलीव इन क्वालिटी, कि इसी में है। लोग अपनी एनर्जी बहुत जगह वेस्ट कर देते हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट में अभी डुप्लीकेसी बहुत आ रही है। हाँ जी, मिलते जुलते नाम, कोई ए को यू बनाता है, कोई यू को ए बना देता है, वो सब बहुत कुछ चल रहा है। मैं लोगों को कहता हूँ कि इतनी एनर्जी अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाएं तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली लोग पता नहीं क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई छुप के काम कर रहा है, डुप्लीकेसी कर रहा है, कोई वाई को ए कर देता है, ए को यू कर देता है। तो ऐसा सब कुछ चलता है हमारे पास, फोटो व्हाट्सएप आते रहते हैं अच्छा, कि तो उन सब चीजों से दूर रहें, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस जो है वो अपनी क्वालिटी और कस्टमर की सोच के ऊपर, एंड यूजर के बारे में सोच के करें जो भी करें। हाँ जी, क्योंकि अल्टीमेटली शॉर्टकट का रास्ता ना हाँ जी, अपनाएं। अल्टीमेटली वही बॉस है, जो एंड यूजर है वही बॉस है। चलो आपने तो काफी लोगों को मैसेज दे दिया।
जी, और मैं आशा करता हूँ कि आपने ये जो बातें कही हैं, एक ब्रांडिंग के पीछे की थॉट प्रोसेस क्या होती है, उसके पीछे क्या मेहनत करनी पड़ती है, कितना पेशेंस रखना पड़ता है, कितने एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, ये आपकी बातें सुनकर मुझे आशा है कि काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे। हो सकता है वो ट्रेडिंग में हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, या हो सकता है वो सर्विस इंडस्ट्री में हो। तो ये आप दोनों भाइयों की मिसाल है हम सबके सामने कि हम एक छोटे से बिज़नेस को एक नेशनल लेवल का ब्रांड किस तरीके से बना सकते हैं। तो नीरज जी और दिनेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आपका कीमती समय निकाला और हमसे वार्तालाप किया, डिस्कशन किया और आपकी थॉट प्रोसेस के बारे में हमको बताया। तो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपको। धन्यवाद जी, हमारी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, सर। थैंक यू।